हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो चलिए फिर आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है डीसी सर्किट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा, उसके बाद किस पे पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है हम लोग को डीसी सर्किट के बारे में। इससे पहले कुछ क्लास जैसे कि ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद फिर और सिविल का जैसे केमिस्ट्री हो चुका है, कुछ दिन में सी लैंग्वेज भी स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है और मैनेज नहीं हो पा रहा है सारा क्लास, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत है, लेकिन एक दो दिन में सारा चीज़ सही टाइम पे शेड्यूल वे में होने लगेगा। थोड़ा सा सारा चीज़ पे काम चल रहा है, ठीक है। जल्द से जल्द ही सारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा और क्लास रेगुलरली बेसिस पे आने लगेगा, ठीक है। इस बात का आप टेंशन मत लीजिए। इस बात का हम गारंटी लेते हैं कि आपका एग्जाम आने से पहले ही, काफ़ी दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस का टाइम भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डीसी सर्किट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले डीसी सर्किट के हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि आखिर डीसी सर्किट होता क्या है, ठीक है। क्या होता है डीसी सर्किट? तो डीसी सर्किट बचपन से पढ़ा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट बोले तो वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, करंट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक कन्वेंशनल है, एक माना गया है कि अगर करंट इस साइड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड मूव कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब क्या कह रहा है, डायरेक्ट करंट इज वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल क्या है, डीसी पावर। जैसे कि हम लोग जो बैटरी वगैरह जो इस्तेमाल यूज करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, डीसी है, ठीक है, डीसी पावर सोर्स है। तो चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं डीसी में क्या क्या पढ़ना है। तो ये भी एक, जैसे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिक पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि आर क्या होता है, एल क्या होता है, सी होता है। बोले तो रेसिस्टेंस क्या, रिएक्शन, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारा चीज़ें एक चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म है जैसे कि एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स, ये सब क्या क्या चीज़ें, ये पढ़ लेने के बाद और आज की क्लास में ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से सर्किट वगैरह, सर्किट डायग्राम सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट जो भी होगा आगे का हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले आज जो बेसिक जो जरूरत मेनली जो आज जो होगा क्वेश्चन फुल्ली थ्योरेटिकल, ठीक है। आज कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, या इसमें कौन सा पैसिव सोर्स है, एक्टिव सोर्स है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एलिमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है? एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रेफर टू द कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी। यानी क्या कह रहा है, किसी भी अननोन क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ सब्सटेंस लगा हुआ है, जैसे रिएक्टर लगा हुआ है, और उसका फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। इन सारा चीज से इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अननोन चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, रेसिस्टर से स्टार्ट करते हैं। आर स्टैंड फॉर रेसिस्टर, यानी कि पीछे जो तीन चीज लिखा हुआ है, आर फॉर रेसिस्टर, ठीक है, एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर, ठीक है। अब एक एक करके इन सब चीज को पढ़ेंगे, उसके बारे में इसका कुछ डेरिवेशन, कुछ इक्वेशंस यानी कि कुछ सॉल्व करेंगे जो हम लोग को बेसिक जरूरत है, ठीक है। और फिर मेनली आज का क्लास थ्योरेटिकल है, जो क्या करेगा, आपको एग्जाम में आंसर लिखने में मेनली जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आ सकता है। उसके बाद फिर हम लोग किरचॉफ लॉ पे, केवीएल, केसीएल पे, सब पे आगे धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन आज जो मेनली है पहले उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ रेसिस्टर किसको कहते हैं? रेसिस्टर इज ए डिसिपेटिव एलिमेंट। बोले तो डिसिपेटिव लिखा हुआ, इसका मतलब है खर्च करने वाला। यानी ये क्या करता है, रेसिस्टर इज ए डिसिपेटिव एलिमेंट विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि
ठीक है। जब कभी भी करंट फ्लो करता है रेसिस्टेंस से तो क्या करता है, वो हीट के फॉर्म में उस एनर्जी को बर्बाद करता है, ठीक है, डिसिपेट करता है, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। जब भी कभी भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होगा तो वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। जैसे इसका सिंबल क्या होता है रेसिस्टेंस का, ये है रेसिस्टेंस का सिंबल। अगर जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से फ्लो हो या फिर इधर से फ्लो, ठीक है, कहीं से भी फ्लो हो, इससे जब भी करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, ये हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट करेगा, ठीक है। लिखा हुआ है ये कौन सा रूल करना है, दे गवर्निंग द करंट लॉ यूजिंग द कौन सा, V इज इक्वल टू आई आर। इस सबसे तो सब कोई अच्छे से वाकिफ है। ये कौन सा है, ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, ये है ओम्स लॉ, जो हम लोग बच्चे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी ये कौन सा लॉ है, ये फॉलो करता है ओम्स लॉ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या चीज है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बट रेसिस्टर कैन बी रिगार्डेड ए लीनियर, ठीक है। रेसिस्टर क्या करता है, यानी कि जो रेसिस्टर लगा हुआ है, बट रेसिस्टर टू बी रिगार्डेड लीनियरली ओनली फॉर स्पेसिफिक लिमिट। यानी कि ओम्स लॉ में क्या था, ओम्स लॉ मेनली था कि V और I के तुलना में, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही कुछ जैसे ऊपर जाएंगे, हायर टेम्परेचर पे जाएंगे, वो क्या करेगा, ग्राफ नॉन लीनियर हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बट रेसिस्टर कैन बी रिगार्डेड ए लीनियर ओनली व्हेन स्पेसिफिक लिमिट। कुछ हद तक ये सही है, ठीक है। आउटसाइड which behave in non-linear, the resistance of a resistor is temperature dependent and rise when temperature mathematically it can be increased, ठीक है। जब कभी भी टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या जो ग्राफ है हमारा वो लीनियरली नहीं होके कैसा हो जाएगा, अपना पाथ को चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब बेसिक रहेगा तो ग्राफ क्या रहेगा, V और I का जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, देखो जब टेम्परेचर क्या होगा, जब हाई हो जाएगा तब क्या होगा, ग्राफ जाएगा, फिर वो कुछ कर लेगा, क्या करेगा, अपना पाथ को चेंज कर लेगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए किसके बारे में बात कर रहे थे, हाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू RO 1 प्लस A AT। अब इसमें क्या क्या चीज है सबको, चलिए अब इसमें एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इसमें RT जो लिखा हुआ है RO, ये RO जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है रेसिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर। क्या, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद फिर RT जो है, RT क्या है, टेम्परेचर एट किसी भी टाइम पे, ठीक है, यानी किसी रेसिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पर, तो रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ठीक है, यानी T डिग्री सेल्सियस। अब बात की इसमें A क्या चीज है, यहां पर A जो है वो A है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और T जो है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये है मेनली कि यानी कि जो अभी हम लोग जो पढ़े कि क्या रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टर जो है वो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक लिमिट तक ही ओम्स लॉ को वैलिड करता है, यानी कि कुछ टेम्परेचर तक, मिनिमम टेम्परेचर तक, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगेगा तो वो क्या करेगा, ओम्स लॉ को वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि V इंटू
आई। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन करते हैं, यानी कि जितना फॉर्मूला आपके पास है इस पावर को डिफरेंट डिफरेंट टर्म में लिखते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ये फॉर्मूला तो सबको याद है ओम्स लॉ का। अब इसी फॉर्मूले से हल्का हल्का चेंज करके इस पावर का जो फॉर्म है इसको हल्का हल्का और हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे v के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v के जगह पे हम लोग आई आर लिख सकते हैं, यानी कि आई आर आई। तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, यानी कि ये एक फॉर्मूला हो गया, यानी कि पावर का एक कौन सा फॉर्मूला हो गया जो हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। एक ये हो गया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं इसको, जैसे कि हम लोग P इज इक्वल टू क्या है, V बाय आर इंटू आर बाय आर इंटू आर। ठीक है, अब ये हम कहां से लिखे, देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आर। ठीक है, तो यहां पर इसके जगह पे जैसे कि वोल्टेज है तो ये तो V है, उसके बाद I के जगह पे हम लोग क्या लिखे, V बाय आर। ठीक है, इंटू आर। तो यहां से एक आर कट गया, एक आर कट गया, तो क्या बचा आखिर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हम लोग आगे जाके इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, पावर इज इक्वल टू, ठीक। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, रेसिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी हम लोग जरा रिप्रेजेंटेशन देख लें। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, आगे तो जगह नहीं है, एक सेकंड। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिस्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम बनाए थे, कैसे करते हैं उसको रिप्रेजेंट, ऐसे। ठीक है, एक साइड इसका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा इसका निगेटिव टर्मिनल। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो ये हो गया रेसिस्टर का काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर के ऊपर। आखिर कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर है एक चीज, देखो, इट इज ए टू टर्मिनल एलिमेंट दैट हैज कैपेसिटी टू स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कैपेसिटर क्या है कि टू टर्मिनल एलिमेंट है जो क्या करता है, जो भी उसमें करंट डालेगा तो वो क्या करेगा, उस करंट को अपने अंदर स्टोर करेगा, किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या करता है, इट फॉलो वी आई रिलेशनशिप, यानी कि ये भी क्या करता है, वी आई रिलेशनशिप को फॉलो करता है। ठीक, तो अब देखते हैं इसका कि आखिर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, यानी कि करंट इज इक्वल टू, यानी कि आई इज इक्वल टू सी डीवी बाय डी। ठीक, यानी कि हम लोग 11th में जो पढ़े हैं वो क्या है, C इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू सी वी। यानी कि अभी हम यहाँ ये फॉर्मूला कैसे आया वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ क्या है, यानी कि करंट जिस कैपेसिटर जो है उसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी वोल्टेज के ऊपर। फिर जैसे उसका प्रोपोर्शनलिटी सेम कीजिएगा तो यहाँ पर एक C आएगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये dV बाय जो dt लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी आगे चलते हैं तो फिर हम देखेंगे आगे क्या चीज है। ठीक है, कैपेसिटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ये दो डंडी बना के उसको मिला देंगे दो तार से, तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका फराड। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चलिए एक पेज खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इन जनरल कैपेसिटर हैज टू कंडक्टिंग प्लेट, यानी कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या देखे, देखो ये क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर के पास क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होता है, ठीक है, यानी कि एक प्लेट कौन सा है, ये है एक प्लेट, और एक प्लेट ये है। कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटली एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि थोड़े डिस्टेंस पे रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सामान भरा होता है, यानी कि कुछ मटेरियल भरा होता है। इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाई, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कैपेसिटर, देन इट स्टोर नेगेटिव एनर्जी। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी, अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये कौन सा एनर्जी स्टोर करेगा, ये निगेटिव चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। सो दैट द चार्ज इन ए कैपेसिटर, अगर हम लोग निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते दिया क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा। सो दैट द अमाउंट ऑफ ए चार्ज, यानी कि अमाउंट ऑफ ए चार्ज स्टोर इन ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि कितना वो चार्ज स्टोर करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। यानी कि यहां से एक रिलेशनशिप आया, यानी कि Q इज इक्वल टू, यानी Q इज इक्वल टू, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि चार्ज किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज उतना बढ़ेगा जितना हम लोग उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो यहां पर Q क्या है, Q है हमारा चार्ज, ठीक, और V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। और यहां पर C क्या है, ये है क्या है, कैपेसिटर कांस्टेंट। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका फर्दर बोले तो जब प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जो पीछे जो हम लोग लिखे थे, Q C डेल्टा V बाई T, यानी कि V क्या था, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था, ठीक है। तो C किसको क्या बोलते हैं, C को बोलते हैं कैपेसिटर कांस्टेंट, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि ये देखिए यहां पर क्या Q क्या है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कितना, मतलब किसी भी वोल्टेज पर, ठीक है, कितना कैपेसिटर होगा, या फिर किसी भी टाइम पर कितना वोल्टेज होगा, किसी भी कैपेसिटर में किसी भी टाइम पर कितना वोल्टेज होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा इक्वेशन करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। वो क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dt, ठीक है, dq बाय dt, यानी ये तो पढ़े I इज इक्वल टू q बाय t, चार्ज बटा टाइम, यानी कि करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, ठीक। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग dv बाय dt, सॉरी इसको लिख सकते हैं dcv बाय dt। अब ये CV कैसे आया, अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे, क्या लिखे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पर बस यही पर चार्ज की जगह पे हम लोग क्या लिखे, CV लिखे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू डी CV बाय dt, ठीक। अब क्या करते हैं, इस dt को इधर लेके चलते हैं, dt इज इक्वल टू dCV, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, I dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dCV, ठीक है। तो यहां पर C क्या है, C क्या है, कैपेसिटेंस बोले तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन I dt इज इक्वल टू, C बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, dV, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा
स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, तो ये हो गया हमारा एक सॉल्व। अब इसको फॉरवर्ड, यानी कि इसको क्या, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है x, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन i dt इज इक्वल टू हो जाएगा cv। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा 0 से लेके t तक। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से हमको क्या निकालना है, सिर्फ c निकालना है, सॉरी v निकालना है, यानी किसी भी टाइम पर वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग v निकालें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन 0 से t i dt। ये क्या है, किसी भी समय पर कैपेसिटर का वोल्टेज अगर निकालना रहे तो वो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये है, यानी कि v इज इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू होता है 1 कैपेसिटेंस इंटीग्रेशन 0 से t i dt। ठीक है, और इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये वाला यहाँ जो है वो करंट जो है इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेनली हम लोग को क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि जब कभी भी जरूरत पड़े कि कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है किसी भी समय पे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा और यहाँ पर, चलिए अब आते हैं इंडक्टर। इंडक्टर पे आने से पहले इसका एनर्जी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एनर्जी बोले तो हम लोग एनर्जी स्टोर, यानी कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है तो वो निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, W इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर का भी हम लोग फॉर्मूला पीछे देखें, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन P और उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा dt, छोटे समय के लिए, यानी कि dt जो है इंस्टेंटेनियस टाइम, किसी भी छोटे समय के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी यहाँ इतना सा का मतलब है छोटा सा, फिर जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा होल निकल जाएगा। इतना सा तो इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि कितना एनर्जी वो स्टोर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्क मतलब एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कितना कैपेसिटर में स्टोर है उसको निकालने के लिए क्या किया हम लोग, इंटीग्रेट पावर इनटू टाइम, पावर को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई किए और फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पावर का वैल्यू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है VI। ठीक है, तो जहां पर P है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, VI dt। ठीक है, VI dt। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले VI के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VI इज इक्वल टू होता है, VI के जगह पे हम लिख सकते हैं VC। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dV, यानी कि I के जगह पे I इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, ये इक्वेशन देखो। ठीक है, इंटीग्रेशन I dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I dt को, यानी कि I dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C dV, I इज इक्वल टू C dV, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें I dt इज इक्वल टू होता है C dV, तो बस वहीं पर किए कि यहाँ पर जो I dt है इस वाले पार्ट को बस खाली क्या किए, चेंज कर दिए हम लोग, किसमें लगा दिए, C dV। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले C क्या एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V dV। ठीक है, और अभी पीछे हम लोग क्या देखें इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर समझ गए आप लोग क्या था, यहाँ पर VI dt। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज कहाँ से, इक्वेशन स्टार से। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग जो सॉल्व किए थे, इंटीग्रेशन I dt इज इक्वल टू C डेल्टा V, इसको जैसे हम लोग चेंज किए तो वो क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू होता है dx, x dx का होता है x स्क्वायर बाय 2। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन C dV का क्या हो जाएगा, C V स्क्वायर बाय 2, यानी कि वर्क हमारे पास जो भी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर है वो कितना हो जाएगा, C V स्क्वायर बाय 2। तो चलिए ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर।
यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा है तो पीडीएफ में आप लोग को दिख जाएगा, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है भाई, इंडक्टर होता है इट इज टू टर्मिनल स्टोरेज एलिमेंट इन विच स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी पीछे जो अभी हम लोग क्या पढ़े, दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट, उसमें जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, यानी कि उसमें जैसे ही वोल्टेज मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां से वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए कैपेसिटर में, वो क्या करेगा, उस वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है भाई, इंडक्टर का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से, ठीक। तो ये सारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। तो अभी बस पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद जब किरचॉफ्स लॉ आएगा तब उसको, तभी हम लोग उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस जो है तब देखेंगे। सबसे पहले जानना तो होना चाहिए कि इंडक्टर में है क्या। तो इंडक्टर क्या है, इट इज टर्मिनल स्टोरेज इन विच एनर्जी स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये एनर्जी को अपने अंदर कैसे स्टोर करता है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये भी क्या करता है, द वी आई रिलेशन ऑफ इंडक्टर क्या होता है, देखो, यानी कि वी आई रिलेशन ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। तो ये है क्या, वी आई रिलेशन किसका, इंडक्टर का, ठीक। अब देखते हैं इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, वो तो हमें लिख दिए, फिर से लिख देते हैं, सिंबल ऑफ इंडक्टर, ठीक है। वो कैसा होता है भाई, इंडक्टर मेनली कैसा होता है, एक तार को गोल गोल ऐसे घुमा दिया तो वो क्या बन गया, इंडक्टर बन गया, ठीक है। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है हेनरी, जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है इन जनरल इंडक्टर विल हैव नंबर ऑफ टर्न। जो क्या बोले, तार को क्या करता है, क्वाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, हैंड इज प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है जब कभी भी उस वायर से, उस कॉइल से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्म करेगा। द अमाउंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर डिपेंड अपॉन करंट आई। यानी कि उस कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उस वायर में आखिर कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। एंड इट हैविंग लीनियर रिलेशनशिप, उसके साथ क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है उसका, मैथमेटिकली रिटर्न भी एज, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, ठीक है। फ्लक्स का क्या सिंबल होता है, फ्लक्स का सिंबल होता है ऐसा, त्रिशूल जैसा, ठीक है। ये किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आई के ऊपर, करंट के ऊपर, ठीक है। जितना करंट बढ़ेगा तो क्या करेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टेंस, ठीक है। यहां पर नाम लिख देते हैं कि ये आखिर क्या चीज है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और ये क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, कि नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि इंडक्टर में मेनली क्या है, इंडक्टर में क्या है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमको इंडक्टर में क्या करना है कि किसी भी वक्त में क्या करंट होगा हमको वो निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, पुराना जो हम लोग का जो फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े, वी आई रिलेशनशिप जो पढ़े, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसका करंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई डी आई बाय डी टी, ठीक है। सॉरी ये आई नहीं, एल होगा, V इज इक्वल टू
L डी आई बाय डी टी। ये था हमारा मेन फॉर्मूला। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हेडलाइट कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर दिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कहां तक पहुंचना, हम लोग को करंट निकालना। अभी वोल्टेज बता रहा है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, इंडक्टेंस इंटू डी आई बाय डी टी। ठीक है, अभी हम लोग को थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देखे कि इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा वी आई रिलेशनशिप वाला क्या था फॉर्मूला, वी आई रिलेशनशिप वाला क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी डी टी। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग को कहां तक पहुंचना है, करंट तक पहुंचना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, V डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V डी टी इज इक्वल टू एल डी आई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, कहां से, जीरो से लेके टी तक, यानी कि टाइम टी तक, जीरो से लेके टी तक। ठीक है, अब जैसे जीरो से लेके टी तक करते हैं तो सबसे पहले एल यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है, तो एल यहां पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन जीरो से टी वी डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एल, और अंदर में जीरो से टी क्या हो जाएगा डी आई। ठीक है, जैसा भी हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पर सेम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से टी वी डी टी इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर तो दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड करते हैं। अब हम लोग का क्या मेनली जो अभी जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से टी वी डी टी इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, तो ये हो गया मेन फॉर्मूला। अगर हम लोग को यहां से अब करंट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, करंट को एक साइड करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन जीरो से टी वी डी टी। ये है मेन जो हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहते थे, वो तो वी आई ग्राफ, वी आई रिलेशनशिप में था। अब हमको करंट निकालना था, तो करंट कैसे निकाला, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/इंडक्टेंस इंटीग्रेशन जीरो से टी वी डी टी। तो ये हो गया, किसी भी वक्त में अगर किसी भी टाइम पे हम लोग को करंट निकालना रहेगा इंडक्टेंस की, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब आता है नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक चीज और छूटा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका एनर्जी भी निकाले थे कि किसी भी इंडक्टेंस में मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। आखिर वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ठीक, अगर यहाँ अभी यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ में आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, क्लास पीपीटी में, या फिर आप अपना थोड़ा सा नेट का क्वालिटी बढ़ाइए, आपको आराम से दिख जाएगा। चलिए अब क्या निकालना है हम लोग को, निकालना है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन किसमें, इंडक्टर में। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी बोले तो वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। ठीक है, यानी कि P इंटू टी। तो सबसे पहले टाइम क्या लेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम लेंगे, P इज इक्वल टू हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। पावर का वैल्यू अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, P को हम लोग क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई डी टी।
ठीक। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस VI को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी पीछे जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे उस एक्सप्रेशन से हम लोग को क्या मिला, V dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L di। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। V dt की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, V dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L di। तो इंटीग्रेशन I की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, L di। ठीक, अब यहाँ से W L तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन I di। अब इंटीग्रेशन x dx का क्या होता है, L क्या हो जाएगा, I स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा वर्क। तो हमारा वर्क जो निकल गया W इज इक्वल टू क्या निकला, L I स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर किसी भी वक्त अगर किसी एक इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो क्या होता है, L I स्क्वायर बाय 2। ये I है, ठीक है, अब सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। मेनली जितना हम लोग को इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर के बारे में पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, ठीक है, उसको अब यहाँ से खाली सुनना है। ठीक है, अब लिखना नहीं है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यानी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोले तो देखो सबसे पहले क्या है, एक क्लोज लूप है। क्लोज लूप है यानी कि बोले तो ये क्या है, सर्किट है। ठीक है, इसी तरह का छोटा छोटा सर्किट जब बहुत बड़े अमाउंट में जब जुड़ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक क्या, एक नेटवर्क है। ठीक है, यानी कि एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या हो सकता है, जैसे फैन हो सकता है, ठीक है, मोटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या है, बैटरीज, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, स्विच, ट्रांजिस्टर और ए मॉडल ऑफ सच इंटरकनेक्शन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। और ये सारा का सारा चीज किससे बना होता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से। ठीक है, जैसे वोल्टेज हो गया, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये सारा चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बाद आता है बात कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग किसको बोलते हैं, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए नेटवर्क। वो क्या है, एक नेटवर्क, जैसे हम लोग पीछे बनाए एक क्लोज लूप। ठीक है, एक क्लोज लूप जिसके अंदर क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी लगा हुआ हो, कोई रेसिस्टर लगा हो, वायर लगा हो, ठीक है, जिसमें करंट वोल्टेज चेंज होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ क्लोज लूप गिविंग ए रिटर्न पाथ ऑफ करंट। ठीक है, रिटर्न पाथ फॉर ए करंट। दिस ऑल सर्किट आर नेटवर्क बट नॉट ऑल नेटवर्क। जैसे यहां पर एक चीज है, क्या लिखा हुआ है, ऑल सर्किट आर नेटवर्क, जितना भी सर्किट है वो नेटवर्क है, बट ऑल नेटवर्क आर नॉट अ सर्किट। क्या बोला, कह रहा है कि जितना भी नेटवर्क है, ठीक है, उसको हम लोग सर्किट कह सकते हैं, पर लेकिन जितना भी नेटवर्क है उसको हम लोग सर्किट नहीं कह सकते। यानी कि जितना भी हम लोग के पास छोटा छोटा सर्किट है, अभी हम लोग पीछे क्या देखें कि छोटा छोटा सर्किट मिलके क्या बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। तो सारे छोटे छोटे सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क कह सकते हैं, लेकिन किसी एक नेटवर्क को सर्किट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्किट का डेफिनेशन। अब देखो एलिमेंट के बेसिस पे क्या हुआ, कुछ कुछ डेफिनेशन, कुछ कुछ डिफाइन किया गया। ठीक है, क्या क्या डिफाइन किया गया, सबसे पहले टाइप ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या नेटवर्क एलिमेंट है वो उसको डिफाइन किया गया। जस्ट ए सेकेंड, तो अब आते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, टाइप ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। ठीक है, कितने तरह का नेटवर्क एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई, क्या है, वी कैन क्लासीफाई द नेटवर्क एलिमेंट इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन सम पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। सबसे पहला क्या है, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, सबसे पहला। दूसरा क्या है, लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। और फिर तीसरा क्या है, बायलैटरल एलिमेंट एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। और तीसरा है लिंप एलिमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अब सबका एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे उसको। सबसे पहले आता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं।
एक्टिव एलिमेंट वैसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को इनटेक करे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव कंपोनेंट इंजेक्ट पावर और एनर्जी इनटू द सर्किट। वो क्या करता है, सर्किट में एनर्जी को लेता है, ये क्या होगा, एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या हो गया, पैसिव कंपोनेंट यूटिलाइज पावर और एनर्जी इनटू द सर्किट। ठीक है, यानी कि एक्टिव सर्किट आता है उसमें, ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं करता। अब पैसिव में क्या कर रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है, रिलीज, और किस में वेस्ट कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ हीट में। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एक्टिव कंपोनेंट में हो गया ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इजेक्ट है, तो इजेक्ट का मतलब होता है कि फेंकना। ठीक है, क्या करेगा, एनर्जी को बाहर फेंकेगा, और वो एनर्जी किस में जाएगा, किसी भी सर्किट में जाएगा। यानी कि कहे तो कि ये एक सर्किट है, इसमें पावर लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, पावर किसी भी सर्किट में दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को सिर्फ ले रहा है और डिसिपेट कर रहा है, तो वो हो गया पैसिव सोर्स। और एक्टिव सोर्स क्या हो गया, जो क्या कर रहा है, एनर्जी को बना रहा हो या फिर एनर्जी दे रहा हो। जैसे क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, SCR हो गया, IC सर्किट हो गया। ठीक है, करंट वोल्टेज सोर्स, ये सारा का सारा क्या, एक्टिव सोर्स। ठीक है, उसके पैसिव कंपोनेंट में क्या हो गया, जैसे कि पैसिव कंपोनेंट हो गया इंक्लूड रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, मोटर। ये सारा का सारा क्या है, एक पैसिव कंडक्टर कंपोनेंट है, जो क्या करता है, एनर्जी को लेता है, यूटिलाइज करता है। एक्टिव कंपोनेंट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि करंट का फ्लो को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कौन कंट्रोल कर सकता है, एक्टिव कंपोनेंट। लेकिन पैसिव कंपोनेंट क्या कर सकता है, कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यहीं पर दो चीज लिखा हुआ है, दोनों चीज। ठीक है, तो अब इसको जब याद करना होगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, एक्टिव कंपोनेंट आर एनर्जीज डोनर, यानी कि यही चीज, जब क्या करता है, एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, एनर्जी देता है। ठीक है, बेसिक चीज था। और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, वो क्या करता है, एनर्जी एक्सेप्टर होता है। मेन डेफिनेशन अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ये देखना है कि एक्टिव कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एनर्जी एक्सेप्ट डोनर। ठीक है, जैसे बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सारा का सारा चीज क्या है, सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, करंट हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये सारा का सारा एक्टिव कंपोनेंट हो गया। अब पैसिव कंपोनेंट में कौन हो गया, जैसे रेसिस्टर हो गया, ठीक है, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, ये सारा का सारा क्या चीज है, पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट किसको कहते हैं, तो सबसे पहले लीनियर वैसे एलिमेंट को कहते हैं आर द एलिमेंट दैट शोज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। जैसे अगर हम बात करें कि VI ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये है V और ये है I। ठीक है, जब VI का ग्राफ क्या हो, लीनियरली हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली रिलेशनशिप, यानी कि वैसा कंपोनेंट जो क्या करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली एलिमेंट। अब नॉन लीनियरली एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, बस डायरेक्ट इतना सही, और कोई भी चीज नहीं। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा, यानी कि वो लीनियरली वेरी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल हो गया वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, बायलेटरल एलिमेंट एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। बायलेटरल एलिमेंट किसको कहते हैं और यूनिलेटरल एलिमेंट किसको कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बायलेटरल एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट अलाउ द करंट टू फ्लो द बोथ डायरेक्शन। मतलब बायलेटरल होता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी सर्किट में दोनों साइड से करंट फॉलो करेगा फिर भी वो काम करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, एक रेसिस्टर है, करंट इधर से भी फ्लो करेगा तो ये काम कर रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंस करंट इधर से फ्लो करेगा तो फिर भी उसको रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, करंट इधर से भी फ्लो करेगा फिर भी उसको रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बायलेटरल। जैसे एग्जांपल हो गया रेसिस्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, और यूनिलेटरल क्या हुआ, जैसे कि ये कोई कंडक्टर है,
करंट अगर इधर से फ्लो कर रहा है तो क्या कर रहा है, वहां पर उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जैसे उसके अपोजिट जा रहा है तो नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, कोई बल्ब को हम लोग अगर तार सीधा वायरिंग करते हैं ठीक ठाक तो वो बल्ब जलता है, ठीक है, लेकिन जैसे हम तार का टर्मिनल चेंज करते हैं, वायर का टर्मिनल चेंज करता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो यही हो गया यूनिलेटरल एलिमेंट। तो यूनिलेटरल एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आर द एलिमेंट दैट अलाउ द करंट फ्लो, यानी कि करंट को फ्लो करने का तो मिलता है उसको कि हाँ जब करंट फ्लो हो सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इधर से भी गए तो ठीक है, इधर से भी गए तो भी ठीक है, नहीं, कोई एक डायरेक्शन से करंट ही फ्लो करेगा, दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जिससे करेगा दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल, और जो एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो करे उसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल, ठीक है। अब आते हैं लिंप, ठीक है, लिंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लिंप किसको बोलते हैं, लिंप आर द दोज एलिमेंट विच आर वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी कि लिंप क्या होता है, एलिमेंट है जो बहुत छोटा छोटा है। जैसे क्या हो जाएगा, रेसिस्टर हो गया, जैसे कंडक्टर कैपेसिटर हो गया, कंडक्टर हो गया, तो इंडक्टर हो गया, ये सारा का सारा चीज क्या है, एक लिंप है, क्या है, लिंप एलिमेंट है इन विच simultaneously action takes place, typically limp element are capacitor, resistor और इंडक्टर, ठीक है, यानी कि छोटा छोटा एलिमेंट हो गया। जैसे कि ये देखे होंगे आप लोग, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है, कोडिंग क्या हो जाता है, ठीक है, कलर से लिखा हुआ है, कलर कोडिंग रहता है। तो ये क्या है, एक रेसिस्टर है, या फिर ऐसे देखे होंगे आप लोग सर्किट में रेसिस्टर लगा हुआ रहता है, या फिर सिलिंड्रिकल रेसिस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, मदरबोर्ड में। तो ये सारा का सारा क्या है, लिंप है, ठीक है, लिंप एलिमेंट है। अब क्या रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हो गया फॉर एग्जांपल आर दोज व्हिच आर नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड, जो क्या इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड रहता है, ठीक है, वो और फॉर एनालिटिकल पर्पस, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट अलोंग द लेंथ बाय मेनी एक्सटेंडेड वन, यानी कि दूरों दूर तक उसका एलिमेंट है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि क्या है, एक जैसे कि टावर है, यानी कि जितना भी पावर इलेक्ट्रिकल सोर्स है जो जहां से हम लोग घरों तक बिजली मिलता है, तो वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का एक पार्ट। जैसे कि हम एक बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या है, ये है पावर ट्रांसमिटिंग पोल, ये क्या है, तार लगा हुआ है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा बड़ा ह्यूज बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ था, जो क्या करता है, किसी भी एक काम को पूरा करने के लिए बड़ा बड़ा तार लगा हुआ है ताकि पूरा काम हो सके, करंट फ्लो हो सके यहाँ से यहाँ, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ, यानी कि वैसा एलिमेंट जो काफी बड़ा बड़ा हो और काफी दूर दूर हो, इतना बड़ा बड़ा है कि एक अगर यहाँ लगा हुआ है, एक इस शहर में लगा हुआ है तो एक दूसरे शहर में लगा हुआ है, तो वो सारा किसका पार्ट आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का पार्ट आता है। लेकिन लिंप में क्या होता है, छोटा छोटा एलिमेंट, जैसे हो गया कार्बन रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा क्या चीज है, लिंप का पार्ट है, यानी कि लिंप एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट का कौन सा होगा, जैसे कि पोल हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्लास खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या होगा, यानी कि अगला जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें बोले थे कि आज इसको कंप्लीट कर देंगे, बस थोड़ा सा क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है टाइप्स ऑफ सोर्स। क्या बचा हुआ है, टाइप ऑफ सोर्स। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे, उसमें केवीएल केसीएल सारा चीज एक्चुअली में अब वहां से स्टार्ट हो गई। यहां तो था बेसिक, ठीक है, यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ये पैसिव सोर्स क्या है, एक्टिव सोर्स क्या है, ग्राफ दे दिया है, यानी कि कोई ऐसा ग्राफ दे दिया है, ठीक है, आपको बताना है देख के कि ये पैसिव सोर्स का पार्ट है या फिर एक्टिव सोर्स का पार्ट है, आपको देख के इसको बताना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा तभी पॉसिबल है जब ये पीछे का थ्योरी आप लोग पढ़े हुए रहेंगे, ठीक। तो यहाँ तक तो बेसिक था। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ से, और थोड़ा सा सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ सोर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सोर्स और पढ़ने के बाद एक और पार्ट बचेगा, वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये 2 बचेगा। उसके बाद फिर किरचॉफ लॉ स्टार्ट करेंगे। मेनली ये 10 मिनट में दोनों निपट जाएगा। उसके बाद किरचॉफ लॉ, केवीएल, केसीएल स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे से डायग्राम वाला जो पार्ट है, ठीक है, डायग्राम सर्किट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेन और पेपर लेके बैठिएगा आप लोग, उस दिन आपको क्वेश्चन देंगे, फटाफट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेहतर है, क्योंकि बहुत सर्किट ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे लगा हुआ रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा हुआ रहेगा, डेल्टा लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको जब तक उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कीजिएगा, सही से देखिएगा नहीं, तो वो बनेगा नहीं, और एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब आप मिलते हैं एक अगले सेशन में।